नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। मनोज झा जो राजद के राज्यसभा सांसद हैं और अपने भाषणों के लिए काफ़ी चर्चित रहते हैं, उन्होंने एक साक्षात्कार में ये कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में कोई 90% सीटें ऐसी होंगी जहां पर भाजपा के मुकाबिल विपक्ष होगा। और विपक्ष, उनका कहने का मतलब था सामूहिक विपक्ष। अब ये जो उनका साक्षात्कार है और ये जो बात है, ये तब सामने आई जब कर्नाटक चुनाव के नतीजे आ गए थे, यानी जब वहां पर कांग्रेस जो है वो प्रचंड बहुमत से जीत चुकी थी। अब बड़ी चीज ये है कि कर्नाटक की जो जीत है उसमें साझा विपक्ष की तो कोई भूमिका थी नहीं, क्योंकि वहां सब लोग अपने अपने तरीके से चुनाव लड़े, वो विपक्ष पूरा। तो इसलिए साझा विपक्ष जैसा कोई मसला तो कर्नाटक में नहीं दिखा। लेकिन फिर भी उसके बाद जब वो इस तरह की बातें कह रहे हैं तब कई तरह के सवाल खड़े होते हैं। पहला तो यही कि जिस कर्नाटक को लेकर एक नैरेटिव बनाया जा रहा है, उसी कर्नाटक में कांग्रेस का फ्यूज जुड़ा हुआ है और दरअसल वहां जो जीत हुई उसी के सहारे ये माना जा रहा है कि कांग्रेस जो है अब दौड़ने लगी है, मगर वहां तो वो औंधे मुंह गिरी दिखाई दे रही है। और उसे अब इस बात का डर सता रहा है कि जिस तरीके का मट्ठा वहां पर तैयार हुआ है वो 2024 में कर्नाटक में तो कांग्रेस की संभावना को खराब करेगा ही करेगा, राष्ट्रीय स्तर पर भी मामला गड़बड़ होता नजर आ रहा है। अब सवाल यह है कि कर्नाटक में क्या गड़बड़ी है। तो देखिए, कर्नाटक में दो तीन चीजें स्पष्ट हैं और फिर हम लोग आते हैं देश भर में क्या परिस्थिति है। स्टेट वाइज बात करेंगे हम लोग। कर्नाटक में हो क्या रहा है कि चुनाव किसी का भी हो, लेकिन भाजपा अगर आप देखें तो उसका मत प्रतिशत जो है वो तकरीबन बराबर है। गड़बड़ी दो जगह हुई। पहला तो ये कि जो अल्पसंख्यक पोलराइज हो गए पूरी तरह से, आप एक तरह से कहें कांग्रेस की तरफ, और दूसरा वोकालिगा भी जाकर कांग्रेस में जुड़ा इस बार हमेशा से ज्यादा, चूंकि डीके शिव कुमार का अपना जो प्रभाव रहा, और दूसरी तरफ से जो लिंगायत का सबसेट है वह भी एक हिस्सा जाकर जुड़ा कांग्रेस से। अब जो सबसे बड़ी चीज है वो ये कि जिस तरह की परिस्थितियां बनी हुई हैं वैसी परिस्थिति में ये दोनों ही लग रहा है कि 2024 में हट जाएंगे कांग्रेस से, क्योंकि कांग्रेस अभी इसमें लगी हुई है कि जो अपना कोर है उसे बचाया जाए और जो एड ऑन हुआ है दरअसल इसे कैसे जोड़ा रखा जाए, इसी पे मंथन चल रहा है और इसी पर डीके शिव कुमार को मनाया जा रहा है। लेकिन खिचड़ी बहुत पक चुकी है और इसलिए परिस्थिति बड़ी गंभीर है। और एक बात और वहां दिखाई दी जो विधानसभा चुनाव के लिहाज से बड़ी महत्वपूर्ण रही, लेकिन उसे लोकसभा चुनाव में नहीं रखा जा सकता। वह इसलिए क्योंकि वहां पर दरअसल एक आप ये कहें कि दक्षिण का इलाका है, तो द्रविड़ियन मूवमेंट का भी असर रहा करता है, भले ही वहां हिंदुत्व की बयार चलती रही हो। और उस द्रविड़ियन मूवमेंट में जब वहां के समाज को लगा कि जो 2% हैं उनकी ज्यादा भूमिका प्रबल होगी, तो ऐसी स्थिति में भी एक रिएक्ट लोगों ने वहां किया है। और अगर उसमें देखें तो लिंगायत समाज का वो जो सबसेट है, तो ये तमाम चीजें रही हैं। लेकिन लोकसभा चुनाव में तो जो मुकाबिल होंगे वो नरेंद्र मोदी होंगे, तो इसलिए ये फैक्टर वहां पर न्यूलिफाई होगा। ये सबसे बड़ी चीज है। और बाकी वो दो चीजें जो हमने आपको अभी पहले बताई वह भी काम कर ही रही हैं और वो कांग्रेस से टूट जाएंगी, इस बात का चिंता सबसे ज्यादा कांग्रेस को सता रहा है। इसीलिए वो तय नहीं कर पा रहे हैं कि सीएम बनाया किसको जाए। कोर के साथ जाएं यानी कुर्बा अहिंदा पर जुटे, या फिर उस पर जुटे जो डीके शिव कुमार ने एड ऑन किया है। एक बात तो ये हुई जो फ्यूज उड़ने वाली है। अब दूसरा आते हैं जो मनोज झा ने कहा। अभी आप देखें कि हम महाराष्ट्र चलते हैं जहां की सबसे ज्यादा चर्चा होती है कि साहब अब तो सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आ गया और उस वर्डिक्ट से एक चीज तो साफ हो गई, वो ये कि अब सिंपैथी की लहर दौड़ेगी उद्धव ठाकरे का जो गुट है उसको लेकर। बड़ी चीज यह है कि महाविकास अघाड़ी का नेता कौन है
और इसे लेकर बड़ा झंझट चल रहा है। तमाम खबरें आ रही हैं। अभी इंडियन एक्सप्रेस ने एक लंबा एनालिसिस पीस लिखा है। उसमें यह कहा जा रहा है कि दरअसल जो उद्धव ठाकरे की अपनी पार्टी है वो मानती है कि महाविकास आघाड़ी के नेता उद्धव ठाकरे हैं। चूंकि महाविकास आघाड़ी के वो मुख्यमंत्री थे तो जाहिर तौर पर वही उस गठबंधन के नेता हैं। मगर एनसीपी कहती है कि नहीं साहब, इस गठबंधन के सूत्रधार शरद पवार, इसलिए नेता तो शरद पवार हुए। अब कांग्रेस का समस्या यह है कि कांग्रेस महाराष्ट्र में अपने ही अंदरूनी लड़ाई से गुजर रही है, जिसमें अब इधर नाना पटोले और उधर कांग्रेस के वो तमाम दिग्गज नेता। तो वो फिलहाल अभी रस्साकसी में तय करें कि कांग्रेस का नेता कौन होगा, महाविकास आघाड़ी का नेता कौन होगा। ये तो बात की बात है कांग्रेस के लिहाज से, मगर एनसीपी और उद्धव में तो ठनी हुई है। तो ये हाल है उस महाविकास आघाड़ी का जिसके इमरजेंस की कथा बयान की जा रही है। और उस कथा में सबसे बड़ी दुर्दशा यह है कि इस महाविकास आघाड़ी का नेता कौन है। अब यह तय होगा, उसके बाद में तो कोई चीज होगी। पहली बात तो यह होगी। तो इसलिए उस 48 सीटों पर बड़ी अच्छी स्थिति में विपक्ष होगा, यह कह पाना थोड़ा मुश्किल है। और वहां से हम चलते हैं बिहार में अभी वहां बागेश्वर धाम वाले जो बाबा हैं उनका कार्यक्रम वगैरह हुआ। अब देखिए उसको लेकर जिस तरह की प्रतिक्रिया आती है वहां के सत्ताधारी दल से, उससे एक बात तो तय होती है कि कुछ जमीन में हलचल जो है हुई है। हालांकि बिहार टफ, मैं मानता हूं कि वहां जो जातीय समीकरण है वो महागठबंधन के पक्ष में है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या वाकई में वो 2024 तक महागठबंधन के पक्ष में रहेगा, वह भी तब जबकि एक बड़ा हिस्सा ये इन 22 पोल जो हुए हैं उसमें यह माना जा रहा है कि जदयू के पास से खिसक गया है। और जदयू का जो अपना कोर है कोयरी और कुर्मी का, उसमें कोयरी तो खिसक ही रहा है। और कुर्मी के नजरिए से अगर आप देखें तो आरसीपी सिंह भाजपा में आ ही चुके हैं। तो ऐसी परिस्थिति में यह थोड़ा संशय है कि अभी भी वो परिस्थिति बनी हुई है जो 2015 में थी, और वो विधानसभा चुनाव था। लोकसभा चुनाव में फिर मुकाबिल होंगे नरेंद्र मोदी। लेकिन फिर भी हम बिहार को एज देते हैं थोड़ा महागठबंधन के लिहाज से। लेकिन पश्चिम बंगाल में क्या है? पश्चिम बंगाल में कहा है महागठबंधन, चूंकि ममता बनर्जी तो पहले ही कह चुकी हैं कि नहीं, यहां आप हमारे लिए छोड़ दीजिए और जहां आप मजबूत हैं वहां जाइए। तो उसके अलावा अब वहां कांग्रेस छोड़ देगी तो मजबूत है, तो कहां मजबूत है? उत्तर प्रदेश में आइए। उत्तर प्रदेश में तो हालात ये हैं कि 2 सीटें हैं। आप अमेठी रख लीजिए, वैसे अमेठी भी हार गए हैं, और रायबरेली रख लीजिए, और मान लीजिए कि वो समाजवादी पार्टी के साथ महागठबंधन में आ जाते हैं, मगर क्या बहन जी वहां साथ होंगी? और ऐसी स्थिति में तो त्रिकोण बनेगा ही। अब वो ये बात ठीक है कि जो वहां कांग्रेस की जीत हुई है, दरअसल उस जीत में असल कारण अल्पसंख्यक पोलराइजेशन है, जो सबसे बड़ा कारण है। अब उस पोलराइजेशन ने चाहे वो ममता बनर्जी हो और चाहे नीतीश कुमार और राजद हो या फिर अखिलेश यादव हो, इन सब लोगों को डरा दिया है। और उनको अब इस बात की चिंता सताने लगी है कि अगर इस तरह से पोलराइजेशन हुआ कांग्रेस के पक्ष में तो हमारा क्या होगा, इस बात की उनको चिंता है। मगर बड़ी चीज यह है कि जिस तरीके से ममता बनर्जी डिक्टेट कर रही हैं और बता रही हैं, उसके बाद क्या अगर कांग्रेस कर्नाटक में हुई जीत है, जिस जीत को लेकर वो फ्यूज हो गई है, उसके दम पर यहां दम भरेगी उत्तर प्रदेश में दम भरेगी तो अखिलेश यादव क्या करेंगे? और अगर मान लीजिए सब रुक ही जाते हैं तो बहन जी तो बाहर ही हैं। तो ये स्थिति उत्तर प्रदेश की। और वैसे भी उत्तर प्रदेश के जो निकाय चुनाव है, उस निकाय चुनाव में भाजपा का पसमानदा प्रयोग जो है बड़ा सफल रहा है बाबा की अगुवाई में। अब ये इसकी चर्चा भी खूब हो रही है। तो ऐसी स्थिति में क्या यहां पर उस पोलराइजेशन वाली दाल गल पाएगी जिसके फेरे में अब विपक्ष पड़ा हुआ है? ये बड़ी चीज है।
तो उत्तर प्रदेश का तो यह हाल हुआ। हाँ, मध्य प्रदेश आप आइए तो मध्य प्रदेश में ठीक स्थिति मानी जा सकती है कांग्रेस की, लेकिन राजस्थान में क्या होगा? और यह सब बात मैं कर रहा हूं 2024 के लोकसभा चुनाव के लिहाज से। राजस्थान में क्या होगा? वहां तो खुद ही जो इतना फ्रैक्शन में बटे हुए हैं, और जब मुकाबिल एक चेहरा होगा तब ये क्या करेंगे? फिर आप आ जाइए छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में बड़ी अच्छी स्थिति है, एक तरफ टीएस देव सिंह है, दूसरी तरफ भूपेश बघेल है। कर्नाटक का आप हाल देख ही रहे हैं। तो ये स्थिति है उस हिंदी हार्टलैंड और पश्चिम बंगाल में, जहां ये विपक्षी एका के ताने बाने के स्वांग तो रचे जा रहे हैं, लेकिन यहां जो क्षेत्रीय छत्रप हैं वो कह रहे हैं कि साहब हमारे लिए स्पेस छोड़िए। तो ऐसी स्थिति में 2024 का क्या सिनेरियो होगा? और ये जो कहा जा रहा है कि 90% सीटों पर मुकाबिल जो है वो विपक्ष होगा, कहा सामूहिक विपक्ष होगा, कहीं दिख तो नहीं रहा है। क्या कांग्रेस पश्चिम बंगाल में दावेदारी छोड़ देगी जिस तरह से अधीर रंजन चौधरी का बयान आ रहा है? क्या उत्तर प्रदेश में वो दावेदारी छोड़ देंगे? ये तमाम सवाल हैं। और फिर आप देखिए कि जब आप लोकसभा चुनाव के लिहाज से देखें तो उन तमाम जगहों पर जहां भाजपा का मत प्रतिशत जीतने के बाद या हारने के बाद कम रहता है, मतलब विधानसभा चुनाव में, वहीं जब मुकाबिल नरेंद्र मोदी होते हैं तो उसमें 10 से 12% की वृद्धि हो जाती है। कई कई जगह तो 15% हो जाता है। कर्नाटक में ही आप देखें, यहां विधानसभा के चुनाव में 2018 में 36% मत मिलते हैं भाजपा को, और जब आप 2019 के लोकसभा चुनाव में जाते हैं तो वो 51% हो जाता है। उत्तर प्रदेश आप देखिए, उत्तर प्रदेश में मिलता है 43% के आसपास 2017 के विधानसभा चुनाव में, और 2019 के लोकसभा चुनाव में वो 50% के आसपास पहुंच जाता है। तो ये बड़ा जंप है। यानी जब मुकाबिल नरेंद्र मोदी होते हैं तब मत प्रतिशत जो है वो बहुत तेजी से पीक करता है, और उस पीक करने में फिर वो जो है द्रविड़ियन मूवमेंट का असर भी नहीं रहेगा, क्योंकि वो द्रविड़ियन मूवमेंट जिस ब्राह्मणवाद के खिलाफ हुआ था, कम से कम उसके चेहरे तो नरेंद्र मोदी नहीं है। तो ये तमाम चीजें हैं जो बता रही हैं कि कांग्रेस भले ही कर्नाटक जीत गई हो विधानसभा चुनाव, भले ही मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव में उसकी स्थिति ठीक रहे, मगर जो 2024 है उसमें कांग्रेस हाँफ रही है अभी भी, और यह साफ दिखाई दे रहा है। और बड़ी चीज यह है कि जैसे कर्नाटक में नहीं तय हो पा रहा है कि अगुवा कौन होगा, वैसे यहां कैसे तय होगा कि अगुवा कौन होगा 2024 का। तो ये तमाम सवाल हैं जो ये बताते हैं कि कितना कंफ्यूज्ड विपक्ष है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। अगर आप मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने सुझाव जरूर साझा कीजिए।